से गेट के बाहर जैसा आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो मैं और कुछ मेरे साथियों ने ऐसे इस तरीके के कार्यक्रम को अंजाम दिया। साथियों, इसका नतीजा ये हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती बड़े पैमाने पर मनने लगी, शिवाजी महाराज की जयंती मनने लगी यहाँ पर, अब सरदार पटेल जी की भी जयंती मनाने लग गए। और कुछ इस साल पहले ही बार 11 तारीख को महात्मा ज्योतिबा फुले जी की भी जयंती हमारे आदरणीय CWM सर और डिप्टी CWM सर के परमिशन से हम लोगों ने वो जयंती भी यहाँ पर मनाई। इसका फायदा ऐसा हुआ कि हमारे वर्कशॉप में जो हजारों कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं दोस्तों, आप लोगों ने कम से कम दिया है, सारे समाज के लोग इस वर्कशॉप में मौजूद है, लेकिन वो इतना आपस में उनका भाईचारा है, आपस में इतना मेलजोल है कि मानो जैसे उनका एक परिवार है। हम लोग इन महापुरुषों के विचार इस जयंती के माध्यम से हमारे कर्मचारियों साथियों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं और देश और समाज के अंदर जो गलत एक्टिविटीज चलती है उससे हम उन्हें अवगत कराते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। जो आप देख रहे हैं कि हम लोग सभी जाति धर्म के लोग, सभी मजहब के लोग कितने शांति और सहयोग से यहाँ पर बैठे हैं। इस कार्यक्रम को बनाने के लिए हमारे मेन बात होती है पैसों की। तो ये जो बैठे हमारे साथी है, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000, 3000, 5000 रुपया, ऐसा करीब करीब हम लोगों के पास में। और एक कार्यक्रम आप लोगों के इस कार्यक्रम के माध्यम से बता रहा हूं कि अम्बेडकर जो मैदान है भुसावल में सबसे बड़ा, वहां पर भी हम लोगों ने 20 मई के दिन एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है, जिसकी जानकारी आप लोगों को इस कार्यक्रम के बाद में दी जाएगी। मेरे बोलने का मतलब है कि कार्यकर्ताओं ने मुझसे आग्रह किया, क्योंकि मेरी आखिरी जयंती है 31 मई को, मैं आप लोगों से विदा लेने वाला हूं। तो मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझसे कहा कि अब की बार, क्योंकि उन लोगों ने मुझे कई अलग अलग जगह पर सुना था, तो मुझसे कह रहे थे कि अब की बार आप किसी बाहर के वक्ताओं को मत बुलाओ, आप ही संबोधन करो। लेकिन मैंने उनको समझाया, उनको बताया कि अगर निमंत्रण कार्ड के ऊपर यह डाल दिया कि प्रमुख वक्ता शांताराम जाधव ही है, तो यहाँ के लोग शायद ये सोचेंगे कि यार अब क्या इसका भी भाषण हमको सुनना पड़ेगा। हमारे साथी तो इधर नट बोल्ट टाइट करता है। तो मैंने कहा कि ये झमेले में आप मत पड़ो, मैं भी बोलूँगा, लेकिन आपको जो हमेशा की तरह हम लोग जो बाहर से वक्ता बुलाते हैं बुलाना पड़ेगा। तो साथियों, मैं भी कुछ बातें आपके साथ में इस कार्यक्रम के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ, जो कि जयंती है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की। और मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे बोला है कि आप भी संबोधित करेंगे जितना आपको करना है। मैं ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा, लेकिन अगर जयंती डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की है और मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन पर अगर कुछ ना बोलूँ तो शायद उनके विचारों के साथ में ये नाइंसाफ़ी होगी। तो मैं कुछ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन के चंद हाईलाइट आपके सामने पेश करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग मेरा भाषण सुनने के लिए यहां पर नहीं आए। आपको वक्ता को सुनना है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन के कुछ हाईलाइट मैं आपके सामने पेश करूंगा। दोस्तों, अभी आप सभी को पता है, आप जहां जहां पर जाएंगे वहां से बात आपको पता चलेंगी। कार्यक्रम छोटा हो, बड़ा हो, घर हो, रेडियो हो, टीवी हो, परिवार हो, दोस्त हो, यार हो, कहीं पर भी आप जाओ,
आपको अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में एक बात सुनने को मिलेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर एक दलित समुदाय से थे, दलित जाति के थे, स्कूल की पढ़ाई वो बाहर बैठ के क्या करते थे, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बातें आप लोगों को पता है। कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर मैं चर्चा करूंगा और अपनी विदाई ले लूंगा। यह आपको पता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब अपने घर से एक छोटी सी चटाई लेकर आते थे और स्कूल के बाहर बैठते थे, ये बात आपने बहुत बार सुनी है, लेकिन सुन लीजिए। जब उनका पहली बार स्कूल में दाखिला हुआ और जब वो स्कूल में आए और स्कूल में बैठे तो सारे स्कूल के बच्चे पहली बात तो स्कूल से बाहर हो गए, कोई दीवार से चिपक गए, उनको अकेला छोड़ दिया। लेकिन जब जो स्कूल के टीचर थे उन्होंने एंट्री की स्कूल में, तो उन्होंने देखा कि अकेला भीमराव जमीन पे बैठा और बाकी बच्चे दीवार से चिपक गए हैं, कुछ लोग बाहर भाग गए। तो उन्होंने पता किया कि ये मामला क्या है। तो बच्चों ने अपने टीचर को बताने की कोशिश किया कि ये कोई अछूत है और ये यहाँ पर आके बैठा है और हमारा धर्म इससे नष्ट हो सकता है, तो पहले आप इसे बाहर कीजिए। तो सर ने वैसा ही किया, भीमराव को बाहर भगाया, बाहर बैठा कि आज के बाद में तुम स्कूल में एंट्री नहीं मारोगे, वहीं पर बैठना है। वो जो मटका दिख रहा है उसको हाथ मत लगाना, जो ये स्कूल का सिपाही है आपको पानी लाकर देगा। यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है, आप सभी को मालूम है। अब इतने एक तो अछूत, जमाने भर की गरीबी, और ये बच्चा पढ़ रहा है। अब मामला शुरू होता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी का। प्रोफेसर साहब सामने बैठे हैं, क्योंकि मैं एक मैकेनिकल आदमी हूं, वो पढ़ाते हैं, तारीख थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए तो उसको नज़रअंदाज कर देना, भावनाओं का ख्याल रखना, तारीख थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है। तो 12-13 का ये जो मामला है 1900, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उस बच्चे ने, उस युवा ने 21-22 साल की उम्र में अपनी सोच बनाना, ये तो मामला यहां तक हो गया। लेकिन जाना है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। आज अगर आप लोग गूगल को सर्च कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहाँ है, उसका पैसा कितना लगता है, उसमें स्टूडेंट कितने पढ़ते, सारी बातें आपके सामने तुरंत आ जाएंगी। लेकिन उस वक्त उस बच्चे, उस 21-22 साल के युवा ने, जिसने इतने दुख झेला है, झेल रहा है, अछूत है, कोई छू नहीं रहा है, और वो अपनी जो सोच है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाने की बना रहा है। ये आप लोगों को पता है कि पढ़ने के लिए जो बड़ौदा के महाराजा थे उन्होंने मदद की, कोल्हापुर के महाराजा थे शाहूजी महाराज, उन्होंने मदद की, और वो पढ़ने के लिए गए। और पढ़ क्या रहे हैं? पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, अर्थशास्त्र की। दुनिया भर की परेशानी इधर, लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं इकोनॉमिक की। वहां पर जाने के बाद में पीएचडी कर लेते हैं। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहां पर जा रहे हैं 17-18 में, और वो 8 साल की पढ़ाई, वो भी अर्थशास्त्र की। एक ध्यान में लायक बात है कि एक अछूत बच्चा, अछूत लड़का, सीधी सीधा पढ़ाई क्या हो रही, सीधी पढ़ाई इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। ऐसे समय में अर्थशास्त्री बने। 8 साल की जो पढ़ाई थी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो लंदन में है वो स्कूल यूनिवर्सिटी, 8 साल की पढ़ाई 2 साल 3 महीने में पूरी की, और भारत के ही नहीं, एशिया के पहले अर्थशास्त्री बने। एशिया के, भारत में पता ही नहीं कि अर्थशास्त्र क्या है, और अर्थशास्त्र की भी कोई पढ़ाई है। यह गौर करने लायक बात है। बहुत बार सुना है आपने, रिपीट कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को एहसास दिलाना चाह रहा हूं क्या है
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की शख्सियत क्या थी। 32 डिग्रियां ले रहे उसके बाद में, 32 डिग्रियां। मैं ये 2-3 साल से मैंने पढ़ने का, लेकिन ये 2-4 साल में कुछ ज्यादा ही 32 डिग्रियां। अब मुझे भी मालूम था जो फोटो पर लिखे रहती 12-14 डिग्रियां, वो मुझे मालूम थी, लेकिन जब बोलना है, कहीं पर बोलना है, आजकल जो जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, मैं अगर बोल भी दूं यहां पर कुछ, तो आप घर पे जाके सर्च करेंगे कि इसने क्या बोला था, कौन सी डिग्री के बारे में बोला था, कहां मिल रही थी, ये झूठ तो नहीं बोल रहा था। अब सारा पता चल जाएगा कि मैंने बोल दिया, आप लोगों ने सुन लिया, कैसी कुछ बातें पता चल गई। ये मामला नहीं है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 32 डिग्रियां ले रखी थी, 32 डिग्रियां। और खास देखने लायक बात की, जो 5 डिग्रियां थी वो 32 में से वो इकोनॉमिक्स में थी, इकोनॉमिक्स में। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप देखो कि इतने डिग्री वाला ये महापुरुष भारत लौटता है करीब 20 का समय, 1920 का समय। 1920 में जब वो भारत लौटते हैं, बहिष्कृत हितकारिणी सभा चालू करते हैं माध्यम से, और अपना जो सोशल वर्किंग वो चालू करते हैं, क्योंकि ये जो छुआछूत का मामला था वो काफ़ी इससे पीड़ित थे, और अपना वो काम शुरुआत करते हैं। अब एक बात, जो भारत के अंदर जो हमारा समुदाय है, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर चर्चा होती है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शायद कोई हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ जला दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने समुदाय के लोगों को आरक्षण दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आज़ादी के आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं लिया। इस तरीके की चर्चा होती है। लेकिन मैं अगर आज़ादी के थोड़े से इधर आकर बात करूं, जो बाबा साहब अम्बेडकर पीएचडी कर रहे थे, जो थीसिस उन्होंने लिखी थी लंदन में, तो उन्होंने जो थीसिस लिखी थी, उन्होंने सन 1800 और सन 1893, ये जो 93 साल का जो इतिहास है इकोनॉमिक्स को लेकर भारत का, उसका उन्होंने जो अध्ययन किया और जो थीसिस ब्रिटिश के सामने पेश की, वो ब्रिटिश सरकार को हिला देने वाली थी। उन्होंने उसके अंदर ब्रिटिश जो शासन था उसकी सारी पोल खोल कर रख दी कि आप लोगों ने इस देश की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से तार तार किया है। उस वक्त अमेरिका की सरकार भी और ब्रिटिश सरकार भी परेशान हो गए कि एक तो अछूत इधर की यूनिवर्सिटी में आ रहा है और हम वहां पर राज कर रहे हैं, और ये सारी बातें इतनी खुलकर लिख रहा है। देखो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने शर्तों पर, उनकी धरती पर थीसिस लिख रहे हैं, उनके धरती पर अपने शर्तों पर थीसिस लिख रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ उनके धरती पर इकोनॉमिक्स में अंग्रेजों को तार तार कर रहे हैं। यहां पर जिंदाबाद मुर्दाबाद चल रहा है, ये लोगों को दिख रहा है। लेकिन जो लिखित के अंदर पीएचडी कर रहे हैं और अंग्रेजों की पूरी पोल खोल रहे हैं कि तुम लोगों ने अर्थव्यवस्था के अंदर हम लोगों को कितना बर्बाद कर दिया, कितना हम लोगों को पीछे लेके गए, ये हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। तो मैं बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, जो लोग कहते कि आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया, और आज़ादी पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कांग्रेस और गांधी जी के साथ में किस तरीके से तालमेल, किस तरीके से बातचीत किया और किस तरह से संघर्ष की बात उनके साथ में हुई, वो बहुत अपना इतिहास है। लेकिन मैंने आपको बोला है कि मैं सिर्फ हाईलाइट पेश करूंगा। तो आप सोचिए कि इतना डिग्रियों का मालिक भारत में आते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये बात की जानकारी है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो निजी, जो उनकी लाइब्रेरी थी, उसके अंदर जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ तो करीब करीब 45 से 50 हज़ार तक किताबें थी। आंकड़े थोड़े अलग अलग है, कोई 35 बताता है, कोई 40 बताता है, 45, 50, लेकिन 35 और 50 के बीच में ये 100% है। आप सोचिए
कि वो हज़ारों किताब, इतने हज़ारों किताब पढ़ रहे हैं। अब जब इतने हज़ारों किताब है, ये दुनिया में सबसे बड़ी उनकी पर्सनल लाइब्रेरी है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की इसकी जानकारी है। अब ये पर्सनल लाइब्रेरी देखिए आप, अब उसमें हज़ारों किताब हैं। अब इन हज़ारों किताबों में कुरान है, बाइबिल है, गीता है, गुरु ग्रंथ साहिब है, कार्ल मार्क्स की किताबें हैं, अब्राहम लिंकन है, नेपोलियन है। दुनिया के जितने महापुरुष और दुनिया के जितने भी मजहब है, धर्म है, सारी हज़ारों किताब उनके पास में वहाँ पर मौजूद है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि जो सारी किताबें उन्होंने पढ़ी और उनके पास में वो किताबें मौजूद है, वो सारी किताबों के विचारों से वो सहमत है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर भी उसमें से वो सिर्फ एक किताब निकालते हैं, कि हज़ारों किताबों में से। आप समझ रहे हैं कि हज़ारों किताबें, वो सारे जो किताबें उन्होंने पढ़ी, मैं रिपीट कर रहा हूं कि ज़रूरी नहीं है कि वो सारे किताबों से सहमत है, लेकिन फिर भी उसमें से वो एक किताब निकालते हैं और निकालने के बाद में अपने जो साथी हैं, अन्य समाज के जो साथी हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, उनको जानकारी देते हैं कि इस किताब में ये लिखा है। जब उनके साथी, साथ में रहने वाले कुछ लोग पढ़ते हैं, तो फिर वो निर्णय लेते हैं कि इस किताब को हम लोगों ने आग लगा देना चाहिए। उसके साथ में ऐसा ही नहीं, उसमें दलित समुदाय के भी और सवर्ण समुदाय के भी, वो सारे लोग उनके साथ में मौजूद थे जिन्होंने उस किताब को आग लगाया। उस किताब का नाम आपको सबको मालूम है, उस किताब का नाम है मनुस्मृति। और आग लगाकर रुके नहीं। अब बात ऐसी है कि किसी गलत चीज को तो हमने साबित कर दिया कि गलत है, लेकिन उसके मुकाबले में कुछ हमको अच्छा साबित करना पड़ता है। तो बस दो टुक में बता रहा हूं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने मनुस्मृति को तो आग लगाया, जो किसी को बराबरी का अपना अधिकार नहीं दे रही थी, उसको डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने तो आग लगाया। उसमें कुछ ही लोगों को अच्छा जीवन व्यतीत करने का अधिकार था, लेकिन बाकी जो लोग थे वो सीढ़ियां बना के रखी थी। अगर आप पढ़ोगे उस चीज को तो आपके समझ में आएगा। लेकिन जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब वो जला, फिर उनको देना था कि मनुस्मृति तो जलाया, लेकिन इसके एवज में अब हमको देना क्या है। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, आपको मालूम है, इस देश के अंदर 26 जनवरी 1950 को इस देश के अंदर जो संविधान दिया, जिसके अंदर सारे देश को समानता का अधिकार है, ये संविधान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको दिया मनुस्मृति जलाने के बाद में। दोस्तों,